नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। हल्द्वानी में 21 मार्च को बीजेपी की ओर से 4 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे और प्रदेश सरकार के कार्यकाल का विवरण साझा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनता से अधिक भागीदारी कर जनसभा को सफल बनाने की अपील की है। 21 मार्च को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुआओं क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा और ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में शामिल होकर और अपना जन समर्थन देने का कष्ट करें। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने 4 धाम यात्रा में 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंदिर परिसर के 50 से 60 मीटर दायरे में मोबाइल फोन और वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी पूर्णतया रोक है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार इस प्रकार के फैसले लेकर मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है और इससे बीकेटीसी की स्थिति संशयपूर्ण हो गई है। देखिए, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है और उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों से बीकेटीसी सनातन प्रेमियों का और जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इसीलिए इस प्रकार के उलझुल फैसले ले रहे हैं। बीकेटीसी स्वयं जो है संशय की स्थिति में है। उसे ये पता ही नहीं कि उसने क्या करना। पहले उन्होंने फैसला लिया कि गैर सनातनियों को जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देंगे। जब संवैधानिक सवाल खड़े हुए कि आखिर गैर सनातनी कौन है, उसकी व्याख्या क्या है, क्योंकि ये देश तो संविधान से चलने वाले देश है। हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ही जो है सिख समुदाय से आते हैं। यहाँ पर सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सभी लोग जो है तीर्थों के दर्शनों के लिए जाते हैं श्रद्धा के अनुसार। तो श्रद्धा पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अब कहा जा रहा है कि जो एफिडेविट देगा वो जो है दर्शन कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के कौन सनातनी है कौन नहीं है ये बीकेटीसी को ही पता नहीं है और ये संवैधानिक बाध्यताओं में अब फंस चुके हैं, उलझ चुके हैं, इसीलिए इस प्रकार के फैसले कर रहे हैं। मसूरी में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के साथ कथित अभद्रता को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगे, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हालांकि देर शाम अग्रवाल ने माफी मांग ली, जिसके बाद कर्मचारी संघ ने शिकायत वापस लेकर मामला शांत कर दिया। हमेशा ही छोटा होता है, पर है जो कुछ है जो उन्होंने शब्द है जो किए या बोले हैं, उससे है जो वो है जो इतने हताश हुए, जिन्होंने जो IIT है जो रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और इतना पढ़ लिखने के बाद आज है जो उन्हें ये लज्जित होना पड़ा कि है जो एक आम आदमी एक अधिकारी पद पे आने के बाद गाली सुनने के लिए है जो 20 सड़क में, वो भी सड़क में एक प्रोग्राम था गांधी चौक में, वो कहने पे बड़ा दुखी हुए और उनके आंखों में आंसू तक आ गए। ये तो शर्म की बात है। हम है जो यहाँ के जी, ये हमारा परिवार है। अगर है जो रजत अग्रवाल भी कोई है जो बाहर के आदमी नहीं है, वो भी व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और मेरे है जो संज्ञान में आज तक तो खैर उनका व्यवहार ऐसा रहा नहीं, पर जो सुना है हमने उसके आधार पे है जो ये बात। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की लगातार मुलाकातों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने जल्द विस्तार की संभावना व्यक्त की है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के अंदर सुशासन और विकास को लेकर के संकल्पबद्ध हैं
और हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड राज्य का विकास कर रही है। उत्तराखंड के हर जनमानस के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को यहाँ पर ला करके उनके विकास के लिए काम कर रही है और इसमें लगातार सरकार कार्य कर रही है। लेकिन क्योंकि हमारे सरकार में मंत्रिमंडल के कुछ पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी स्तर पर और साथ ही एक प्रशासनिक कार्यों को लेकर के एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को निश्चित रूप से जिस तरह से चर्चा चल रही है तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। ये उम्मीद है कि मुझे लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सरकार के कार्यों को और गति दी जाएगी। ईद उल फितर को लेकर हरिद्वार पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ज्वालापुर और सिडकुल थाने में सीओ संजय चौहान की अध्यक्षता में शांति बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी समुदायों से सहयोग की अपील की गई। साथ ही साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट न करने की सख्त हिदायत दी गई है। हरिद्वार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, भूमि विवादों के निस्तारण और उत्पीड़न मामलों में संवेदनशील कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं प्रशासन ने सभी मामलों में समयबद्ध कार्रवाई का भरोसा दिया है। नैनीताल जिले में आगामी ईद पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए हल्द्वानी कोतवाली में संयुक्त पीस कमेटी बैठक आयोजित की गई। पुलिस और प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिकों, धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों से भाईचारा बनाए रखने, सोशल मीडिया अफवाहों से सतर्क रहने और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग देने की अपील की है। वहीं संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। आगामी जो त्योहार है ईद का, इसको लेकर के हम लोगों ने बैठक की है। इसमें क्षेत्र के सभी प्रतिनिधियों से हम लोगों ने बात की है और इसमें जो भी आगे का जो हम लोगों की व्यवस्थाएं हैं उसके बाद में इनको शेयर किया गया और साथ में ही इन लोगों के द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई, चाहे उसमें बिजली विभाग से संबंधित हो या पेयजल से हो या फिर साफ सफाई से हो, सभी समस्याएं हम लोगों ने और इनके इश्यूज जो थे उनको नोट कर लिया है और कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ उसको हम लोग रिजॉल्व भी करेंगे। और इनको ये भी हमने नॉलेज में ला दिया है कि 21 तारीख को एक VVIP प्रोग्राम भी है जिसके दृष्टिगत थोड़ा डाइवर्जन इत्यादि रहेगा, थोड़ा पार्किंग का भी हमारा प्लान अलग से रहेगा जिसको हम ऑलरेडी इसमें शेयर कर देंगे। तो 20 या 21 जो भी जिस तिथि में भी ईद मनाई जाती है उसमें हम लोगों ने अपने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग इसको सफलतापूर्वक इस त्यौहार को और जो VVIP का आयोजन है उसको हम लोग आयोजन करेंगे उसका। नवरात्र के अवसर पर गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि और समय की घोषणा कर दी है। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को दोपहर 12:15 पर कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। 18 अप्रैल को गंगा जी की भोग मूर्ति डोली सेना बैंड और ढोल दमाऊ के साथ मुकबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी और भैरव घाटी में रात्रि विश्राम करेगी। 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से पैदल यात्रा के बाद विधि विधान के साथ धाम के कपाट 6 माह के लिए खुलेंगे। इस वर्ष चारधाम यात्रा में गैर सनातनी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के पुण्य पर्व पर पूर्व परंपरानुसार माँ भगवती गंगे के कपाट 12:15 बजे 12:15 पर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। सभी हिंदू सनातनियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी सनातनियों से हमारा निवेदन अधिक से अधिक संख्या में गंगोत्री में आकर के माँ भगवती गंगे का दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। इससे पूर्व की क्या प्रक्रिया रही? इससे पूर्व 18 अप्रैल को 12:15 बजे पुण्य सलीला माँ भगवती गंगा अपने शीतकालीन प्रवास मुखीमठ से प्राचीन भैरव घाटी मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। रात्रि निवास प्राचीन भैरव मंदिर में पूर्व परंपरा अनुसार किया जाएगा और 19 अप्रैल को प्रातः 7 बजे वहाँ से प्रस्थान करके ठीक 12:15 बजे 12:15 पर पुण्य सलीला माँ भगवती गंगे के कपाट सभी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।
उत्तराखंड में व्यावसायिक एलपीजी वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए नई एसओपी लागू कर दी गई है। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम अब इसी व्यवस्था के तहत गैस एजेंसियों को आपूर्ति कर रही है। अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती ने बताया कि कनेक्शन के आधार पर सिलेंडर आवंटन होगा और घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। देखिए, राज्य में घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है और उसके साथ ही कमर्शियल के लिए जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी 100% आपूर्ति के निर्देश हैं और जो किया भी जा रहा है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड शासन से जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसके वितरण के लिए एक एसओपी जारी की गई है और जिसके अंतर्गत जो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनको कमर्शियल सिलेंडर दिया जाना है तो उसके लिए होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, पेइंग गेस्ट, तो इस तरह के जितने भी सेक्टर्स थे उन सभी के लिए एसओपी जारी कर दी गई है जिसमें 20% कम से कम सिलेंडर जारी करने के निर्देश हुए हैं और कल से ही तीनों ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर का उठान एजेंसियों की ओर कर दिया है और जो आज की रिपोर्ट है हमारी, कल शाम तक करीब 19 kg के 794 सिलेंडर्स एजेंसियों को भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही जो 46.5 के जो बहुत बड़े वाले जो कमर्शियल सिलेंडर होते हैं वो भी 85 सिलेंडर्स एजेंसियों को भेज दी गई है और आज से इनका वितरण प्रारंभ हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। बिजली सिर्फ रोशनी नहीं, सफर है अंधेरे से उजाले का। हौसला है किसानों का, भरोसा है मेहनत कशों का, उम्मीद है, सुकून है, जिस पर अधिकार है पंजाब के हर वासी का। इसीलिए पंजाब सरकार ने 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया। नतीजा 90% घरों को मुफ्त बिजली मिली। शानदार 4 साल भगवंत मान देना। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के सिडकुल थाना परिसर में आपसी विवाद में पूछताछ के लिए बुलाए गए 2 पक्ष आमने सामने भिड़ गए। झगड़ा बढ़ते ही थाने में अफरा तफरी मच गई और दोनों ओर के लोग हमलावर हो गए। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मसूरी के लाइब्रेरी चौक के पास भूस्खलन और वाहन खाई में गिरने के सीन पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। प्रशासन, SDRF, फायर सर्विस, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने रियल टाइम रिस्पांस का प्रदर्शन किया। घायलों को सुरक्षित निकालकर प्राथमिक उपचार दिया गया। ड्रिल में टीम वर्क, तकनीक और रिस्पांस टाइम पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि आपदा के समय जीवन बचाने में दक्षता बढ़े। ये मॉक ड्रिल जो है मसूरी से कैंपटी रोड के डेवलप होटल के पास जो है, एक गाड़ी जो है खाई में गिरने के कारण 3-4 लोग जो है वहाँ पे घायल हो गए हैं तथा उसके नीचे जो कुछ मकान हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसको देख के हमें सभी जितने भी फायर वाले हैं या SDRF है और जितने भी PWD पुलिस विभाग है, सभी डिपार्टमेंट यहाँ आकर के उनके ये किया गया। घायलों को जो है सिविल अस्पताल पहुँचाया गया है और जो मकान अभी क्षतिग्रस्त है उनको जो है रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये मॉक ड्रिल इसलिए कराई जाती है ताकि आपदा से पूर्व हम तैयार रहें कि भविष्य में किसी प्रकार की समीक्षा भी की जाती है कि किस तरीके से पूरी चीजें हुई है, तो उसकी समीक्षा इसमें कि क्या कमी रह जाती है भविष्य, उसको हम सीखते हैं और क्या है जो सारी की जाती है। ये
IRS सिस्टम के तहत ये मॉक ड्रिल कराई जाती है। ये जो हमारी 4 धाम यात्रा है उससे पूर्व की तैयारियों में, जैसा कि उत्तराखंड एक आपदा ग्रस्त प्रदेश है, हमारे यहाँ आपदाएं आती रहती हैं और हमें उसी तरह से तैयार होना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसमें मॉक ड्रिल करते हैं। जैसा कि आज ये मॉक ड्रिल ये होटल देवलोक के पास एक गाड़ी गिरने की सूचना है, जिसके द्वारा फिर हमें सबसे पहला स्टेप हमारे द्वारा जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया 0 पॉइंट से और लाइब्रेरी चौक से और साथ गज्जी बेल्ट से। तो सबसे पहले ट्रैफिक डाइवर्ट की कार्रवाई की गई। उसके बाद जो हमारी फायर और हमारी पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पहुंची। फिर उन्होंने सिचुएशन को देखा कि भाई यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अचानक जो हमारा ये जो IRS सिस्टम है, जिसका रिसेंट कमांडर हमारे तहसीलदार साहब हैं, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हमारे विभाग हमारे जिले में होते हैं, सभी लोग एक स्टेजिंग एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट यहां से जाएगी वो उसको पूरा करेंगे। सिडकुल क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हेवल्स कंपनी के सामने हुई इस दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग जमा हो गए। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई, लेकिन बड़ी क्षति होने से बच गया। देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने प्रेमनगर में अज्ञात महिला की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने जांच में पता लगाया कि मृतका को उसके पहले पति ने ही मारकर मांडूवाला जंगल में फेंक दिया था। 30 से अधिक झुग्गी बस्तियों और 5000 से ज्यादा लोगों की जांच कर महिला की पहचान हुई। मृतका अपनी 11 माह की बच्ची के साथ आरोपी के पास रहने आई थी, जिसे लेकर दबाव बनाया जा रहा था। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में पीएम आवास योजना पात्रता जांच के लिए घर घर फॉर्म बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 मार्च को शनि बाजार इंदिरा नगर से 312 फॉर्म वितरित किए गए। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और नगर आयुक्त परितोष वर्मा की मौजूदगी में कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। शिविरों में 20 से 31 मार्च तक फॉर्म जमा किए जाएंगे। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरवरी माह में एक आदेश दिए गए थे, उसी के अनुपालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में 20 मार्च से 31 मार्च तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैंप लगाए जाने हैं। फॉर्मों का वितरण कल से प्रारंभ हो गया है और कैंप साइट हमने 6 इसमें सेलेक्ट की हैं, जिसमें सभी विभागों के प्रतिनिधि हैं। साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स उसमें नामित किए गए हैं और उनके द्वारा निरंतर इस कार्य की निगरानी की जा रही है। ये कार्य हमारा एक टाइम फ्रेम मैनर में 31 मार्च तक पूर्ण होना है। उसके बाद जो प्राप्त आवेदन होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत जांच की जानी है। हरिद्वार के जया मैक्सवेल अस्पताल में कथित लापरवाही और अनियमितताओं के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। 14 मार्च को अस्पताल में इलाज के दौरान हुई एक व्यक्ति की मौत के बाद संगठन ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और डॉक्टरों की योग्यता और डिग्रियों की जांच कराने की मांग की गई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, ये 14 मार्च को जया मैक्सवेल हॉस्पिटल में एक श्री लाखन की मृत्यु हुई थी। उसको लेके भीम आर्मी एकता मंच के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी डिमांड है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि वो डेथ किस स्थिति में हुई है। तो इसको लेके जैसे कि इन्होंने अपने इस ज्ञापन में लिखा हुआ भी है कि जब 14 मार्च को ये लोग वहाँ पे गए थे तो एक जो वहाँ पे अधिकारी मौजूद थे उनके द्वारा एक कमेटी बना के जांच करने का इनको आश्वासन दिया गया था और उसी आश्वासन पे ये लोग वहाँ से अपना धरना इन्होंने समाप्त किया था, लेकिन वो शायद नहीं हो पाया है। तो इसको लेके इन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन किया है। तो मैं उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इसको लेके आऊँगा और प्रयास करेंगे कि ये जो डिमांड्स है इनकी जो भी नियमानुसार है उस पर कार्रवाई हो। मुख्य क्या मांग है इनकी? जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पे इन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया है। तो इसमें जो मेडिकल टीम है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है उसकी एक जॉइंट अधिकारियों की टीम बना के उसकी जांच कराई जा सकती है। बनाम भीम आर्मी नहीं, जय मैक्सवेल बनाम पीड़ित परिवार, ये जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के समर्थन में भाई लाखन के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। जिस प्रकार से हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण लाखन भाई आज हमारे बीच में नहीं है, हम एक अपना मांग पत्र लेकर सीएमओ साहब के यहाँ पर हम पहुँचे
सीएमओ साहब हालांकि अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो एसडीएम साहब ने हमारा मांग पत्र लिया। उसमें हमने बहुत सारी मुख्य मांगे रखी हैं, लगभग 10 मांगे हमारी उसमें हैं कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी डिग्रियों की जांच हो, और लाखन का उपचार के दौरान इस तरह से मर जाना ये हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। तो जिस टाइम जिस डॉक्टर ने इलाज किया है उसकी पूरी डिटेल और ऑन सीसीटीवी कैमरा, ये सारी चीजें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।